चलिए आइए आप सभी। ऋतु सरोज जी, गुड इवनिंग। और हम लोग आज मुगल कालीन कुछ प्रश्न करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है किसने कहा था कि शिवाजी और शेरशाह चरित्र और योग्यता की दृष्टि से ही समान न थे, वरन समान परिस्थितियों में उनका विकास हुआ था। यानी पहला प्रश्न आपका जो है वो यह है कि किसने कहा कि शिवाजी और शेरशाह चरित्र और योग्यता की दृष्टि से ही समान नहीं है, बल्कि समान परिस्थितियों में उनका विकास हुआ है। तो समान परिस्थितियों में इनका विकास हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। किसका? शिवाजी और शेरशाह की तुलना की जा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न नंबर 1 का शिवाजी की तुलना की जाती है किससे? शिवाजी की तुलना जो की जाती है वो आपके कहाँ गया इसमें? पहले प्रश्न का आंसर क्या है? पहले प्रश्न का आंसर हमारे में दिख नहीं रहा, हमारे में गया कहाँ? पहले प्रश्न का आंसर यदुनाथ सरकार स्टैनले लेनपुल, इसको स्टैनले पढ़े, स्टैनले लेनपुल। तो स्टैनले लेनपुल तो अब जो है शिवाजी और शेरशाह की तुलना दो लोग करते हैं, एक यदुनाथ सरकार करते हैं और दूसरे आरपी त्रिपाठी करते हैं। आरपी त्रिपाठी भी इन्हें शिवाजी से तुलना करते हैं क्योंकि शिवाजी की भी शुरुआत पूना की जागीर से हुई थी और इसका भी सासाराम की जागीर से हुआ था। दोनों को अपने पिता से क्या सहयोग नहीं मिला, न तो शिवाजी को ही मिला और न ही शेरशाह को ही मिला। लेकिन दोनों ने इन परिस्थितियों में एक राष्ट्र का निर्माण किया। यह एक अफगान राष्ट्र का निर्माण करता है, एक मराठा राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इतना तक तो समानता है, लेकिन इसके आगे समानता नहीं, क्योंकि जो मराठा साम्राज्य शिवाजी ने जो स्थापित किया था, तो वह मराठा साम्राज्य उनके निधन के पश्चात भी बना रहा। लेकिन यह क्या है, शेरशाह के निधन के पश्चात अफगान साम्राज्य जो था, अफगान राष्ट्र जो था, वह बिखर गया, आपस में ही विद्रोह हो गया। इस्लाम शाह सूर के बाद यह बिल्कुल इस्लाम शाह सूर के बाद यह समाप्त हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यदुनाथ सरकार है। अगर यदुनाथ सरकार नहीं रहता है, हालांकि यह कथन नहीं बल्कि शिवाजी और शेरशाह की तुलना में अगर आरपी त्रिपाठी का भी नाम रहता है, यदुनाथ सरकार का नहीं रहता है, तब आप आरपी त्रिपाठी को भी लगा देंगे। लेकिन यह कथन यदुनाथ सरकार का है। इस कथन के साथ अगर आरपी त्रिपाठी का भी नाम रहता है किसी विकल्प में, तब आप यदुनाथ सरकार ही लगाएंगे। ठीक है। गुड इवनिंग प्रकाश जी। ए बिल्कुल सही आंसर ऋतु जी। अच्छा, शेरशाह की तुलना अकबर से भी की गई है। तो शेरशाह की तुलना अकबर से कानूनगो ने की है।
बुलजुले हेक करते हैं और कानून को करते हैं। ठीक, तो हालांकि शेरशाह और अकबर की अगर तुलना की जाए, अकबर से इनकी तुलना की जाए, तो अकबर के अनुसार ये एक तरह से शेरशाह जो है प्रबंधक है, शासक प्रबंधक के रूप में है। इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं लाई थी। जो इनका सैनिक सुधार है वो अलाउद्दीन ने पहले किया था, वही है। प्रशासकीय संरचना जो है वो सल्तनत कालीन संरचना ही है। भू राजस्व के संदर्भ में इन्होंने कुछ प्रभावी सुधार किया था, लेकिन अकबर ने कुछ नई चीज़ें लाई थी, जैसे उनकी राजपूतों की नीति है, उनकी धार्मिक जो नीति है, सहिष्णुता की नीति है, वो सब शेरशाह नहीं ला पाए। तो इसलिए शेरशाह को एक प्रबंधक ही माना जाता है मूल रूप से। ठीक, दूसरे प्रश्न में निम्न में से किसे इतिहास पढ़ने का शौक था? इतिहास पढ़ने का किसे शौक था? तो आप इतिहास पढ़ने के शौक में सिकंदर, शाहसूर, इस्लामसूर, शेरशाह, हुमायूं, तो पढ़ने के संदर्भ में अगर देखें आप तो दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य जो सुल्तान था, सबसे विद्वान सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे सल्तनत कालीन सबसे योग्य सुल्तान है, सबसे विद्वान सुल्तान है, विभिन्न भाषाओं को जानता है, विभिन्न विषयों के ग्रंथों में इसकी रुचि है। यहाँ जो आपको शेरशाह दिख रहे हैं यह भी एक विद्वान था। जौनपुर में इसने शिक्षा प्राप्त की थी, जौनपुर में इसने शिक्षा प्राप्त की थी, और यह इतिहास पढ़ने का शौकीन था। इतिहास पढ़ने में इसे आनंद आता था। हुमायूं भी पढ़ने का शौकीन है, क्योंकि इसी ने जब दिन पनाह नगर जब स्थापित कराया था दिल्ली में, तो इसने यहाँ क्या किया, यहाँ पर इसने शेर ए मंडल नामक एक पुस्तकालय बनवाया था। और कहा जाता है कि जब यह जाता था तो इसके साथ एक छोटा पुस्तकालय, कुछ चुनिंदा पुस्तकें इसके साथ रहती थी हमेशा। तो शेर ए मंडल नामक पुस्तकालय इसने बनवाया था। इस प्रश्न का उत्तर सी है, लेकिन हुमायूं भी पुस्तकों का शौकीन है और पुस्तकालय बनवाया था। और इस पुस्तकालय का जो देखभाल करता था वह मुल्ला शर्ब इस शेर ए मंडल पुस्तकालय का प्रबंधक था, वही देख रेख इसका करता था, निजाम बोला जाता था इसे। ठीक, सिकंदर लोदी के विषय में अगर आप देखें, सिकंदर लोदी की रुचि किसमें थी, तो सिकंदर लोदी भी कविता करता था। गुलरुखी उपनाम से यह कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी भी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक, इसके समय में फिरोज तुगलक के समय में अनेक ग्रंथों का दलाइल फिरोजशाही नाम से जो ज्वालामुखी मंदिर उसने लूटा था, तो वहाँ से कुछ ग्रंथों को भी लाया था। उन्हीं में से कुछ ग्रंथों का अनुवाद दलाइल फिरोजशाही नाम से किया गया था, जो विशेषकर नक्षत्र शास्त्र और दर्शन शास्त्र के पुस्तकें थी। तो फारसी में उसका अनुवाद दलाइल फिरोजशाही नाम से किया गया था फिरोज तुगलक के समय। सिकंदर लोदी के समय फरहंग सिकंदरी फारसी अनुवाद कुछ संस्कृत ग्रंथों का किया गया। संगीत के ग्रंथों का भी लज्जत सिकंदरी इस समय लिखा गया है ग्रंथ। ठीक, आगे आइए। शेरशाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? शेरशाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? हुमायूं की सेवा में भेजने का मतलब यह है कि जब हुमायूं ने 1532 में चुनार पर आक्रमण किया, चुनार किला इसने जीत लिया था, लॉर्ड मलिका से इसने चुनार का किला ले लिया था और उसे विवाह भी कर लिया था। जब उस पर आक्रमण किया तो हालांकि यह किला हुमायूं उस समय ले तो नहीं पाया, लेकिन शेरशाह ने इसे उस समय संधि कर ली और उसी संधि के तहत इसने कुतुब खां को, अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेवा में भेज दिया था।
बाद में यह कुतुब खां मुगल सेवा से सुरक्षित शेरशाह के पास चला आया था, भाग आया था। फिर चुनार पर 1538 में आक्रमण होता है। जब हुमायूं बंगाल जाता है तो चुनार होके जाता है, तो चुनार को 1538 में जीता गया। रूमी खां उस समय जो तोपची था, या रूमी खां तोपची है किसका मूलतः, या रूमी खां जो तोपची है मूलतः गुजरात के शासक बहादुर शाह का है। बहादुर शाह जब पराजित हुआ था तो उसी समय रूमी खां उसके तोपखाने पे हुमायूं का अधिकार हो गया था और रूमी खां मुगल सेवा में ले लिया गया था। ठीक। मुगलों का भारत में पहला वजीर कौन था? मुगलों का पहला वजीर जो है, यानी पहला वित्त मंत्री, बाबर ही बनाया होगा इसे। बाबर ने अपना जो जिसे वजीर बनाया था, वित्त मंत्री बनाया था, वह कौन था? यह नाम इसलिए भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने हुमायूं के राज्याभिषेक में व्यवधान उत्पन्न किया था, इसलिए यह नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो वजीर है वो अली मुहम्मद खलीफा, इसे खलीफा विद्रोह या खलीफा षड्यंत्र भी बोला जाता है। हुमायूं को यह शासक नहीं बनने देना चाह रहा था, बल्कि बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को इसने शासक बनाने का प्रयत्न किया था खलीफा ने। ठीक, तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखा जाए। ठीक, आगे चलें। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बचपन का नाम और यहाँ शासक का नाम। किस शासक का कौन सा बचपन का नाम है? हुमायूं का बचपन का नाम, हुमायूं का बचपन का नाम क्या है? आंसर आप लोग बताएं। 5वां नंबर का आंसर प्रकाश चंदा जी, गुड इवनिंग। नंबर 5 का आंसर हुमायूं का बचपन का नाम नासरुद्दीन महमूद मोहम्मद। फरीद शेरशाह का नाम है। कमालुद्दीन फिरोज तुगलक का नाम है। और जलाल खां इस्लाम शाह सूरी का नाम है। ठीक, जलाल खां इस्लाम शाह सूरी का नाम है। तो ये आपका, अब इस कूट में से आप देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक, आगे चलें। बंगाल में ख़िज़्र खां के विद्रोह के दमन में के पश्चात, बीच की लाइन गायब हो गई है, सॉरी। दमन के पश्चात शेरशाह ने बंगाल को 19 जिलों में विभाजित कर दिया। 19 जिलों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ से आप इसको पढ़ें। बंगाल में ख़िज़्र खां के विद्रोह के दमन के पश्चात शेरशाह ने बंगाल को 19 जिलों में विभाजित कर दिया और इन सब के ऊपर, यानी इन 19 जिलों या सरकारों के ऊपर अमीन बांग्ला नामक एक असैनिक पद का गठन किया। अमीन बांग्ला नामक एक असैनिक पद का गठन किया। इस पद पर किसे नियुक्त किया गया था? इस पद पर किसे नियुक्त किया गया था? अमीन बांग्ला नामक पद का गठन उसने किया था। बंगाल में ख़िज़्र खां का विद्रोह हुआ था, तब उस विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 19 भागों में बांट दिया और प्रत्येक को एक सरकार बोला गया और
ऊपर एक असैनिक पदाधिकारी, इसे सैनिक पदाधिकारी नहीं बल्कि उन सबों में समन्वय स्थापित करने के लिए, उनकी देखरेख के लिए अमीन बांग्ला नामक एक असैनिक पदाधिकारी का पद का गठन किया गया। इस पद पर जिसे नियुक्त किया गया काजी फजीलत, इसे काजी फजीहत भी व्यंग में कुछ इतिहासकारों ने बोला है। ठीक, ये खवास खां हैबत खां उसके प्रांतपति हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेरशाह ने प्रांतों को समाप्त कर दिया था, केंद्र के बाद सिर्फ सरकार नामक इकाई नहीं थी बल्कि प्रांतीय इकाइयाँ भी थीं, क्योंकि यहाँ खवास खां हैबत खां अवध के ये प्रांतपति हैं, तो प्रांत भी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्रांत नहीं थे लेकिन प्रांत थे। किसने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए वहां 5 किलों की एक श्रृंखला बनवाई थी? शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, मानकोट, तो इस तरह के किलों की एक श्रृंखला बनवाई थी। 5 किले उत्तर पश्चिम सीमा पे बनवाए गए थे। तो ये इसके पहले शेरशाह ने भी किलों का निर्माण वहाँ करवाया था। तो ये किले किसने बनवाए? 7 नंबर का आंसर शेरगढ़, इस्लामगढ़, फिरोजगढ़, ये जो इस प्रकार के मानकोट, ये सम्मिलित रूप से मानकोट के किले कहलाते थे। मानकोट का किला के किले, तो मानकोट के किले ये कहलाते थे। इनका निर्माण इस्लाम शाह सूर ने करवाया था। इस्लाम शाह सूर या इस्लाम शाह सूरी ने करवाया था। तो मानकोट के नाम से, मानकोट के किले के नाम से ये जाने जा रहे हैं, जिसमें आपका इस्लामगढ़ है, शेरगढ़ है, फिरोजगढ़ है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। बाबर ने कंधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का जारी किया था। बाबर खानवा युद्ध के पश्चात काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का शाहरुखी नामक सिक्का भेंट किया था। शेरशाह द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था। शेरशाह आकस्मिक आपात कर 2.5% वसूलता था। तो इन सभी कथनों को आप देखें, इसमें से कौन सा असत्य कथन है, तो उस असत्य कथन को पहचाना जाए। पहला कथन है बाबर ने कंधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का जारी किया था। बाबर ने 2 प्रकार के सिक्के बाबर के देखने को मिलते हैं, एक तो शाहरुखी और एक बाबरी। तो शाहरुखी सिक्का जो था वो काबुल में जारी किया गया था और बाबरी सिक्का जो था वो कंधार में जारी किया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। शाहरुखी सिक्का काबुल के लिए जारी किया गया था, ये कंधार के लिए जारी किया गया था। बाबर खानवा युद्ध के पश्चात काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को, काबुल के जितने लोग थे सभी को एक एक चांदी का सिक्का, शाहरुखी सिक्का दिया था। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो सिक्का दिया था उसने खानवा युद्ध के पश्चात नहीं दिया था, बल्कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध उसने जीता था उसी युद्ध के पश्चात, पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात ये कार्य किया था। तो ये कथन आपका गलत है। खानवा युद्ध के पश्चात उसने चांदी का सिक्का काबुल के निवासियों को नहीं वितरित किया था, बल्कि पानीपत युद्ध के पश्चात वितरित किया था। तो ये कथन गलत है। सी कथन कहा जा रहा है शेरशाह द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया 180 ग्रेन था। शेरशाह ने जो रुपया जारी किया था तो चांदी का रुपया उसने जारी किया। स्मिथ कहते हैं कि यह रुपया जो है 1835 तक
ब्रिटिश काल में भी बना रहा और ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का ये आधार है। तो किसने कहा कि शेरशाह का रुपया ब्रिटिश प्रणाली का आधार है? तो स्मिथ ने कहा कि शेरशाह का यह जो रुपया है वह ब्रिटिश प्रणाली का आधार है। शेरशाह के समय सोने के भी सिक्के हैं जिसे दिनार बोला जा रहा है, तो वह या अशरफ बोला जा रहा है, वह 167 ग्रेन का है। तो उसका सोने का जो सिक्का है वह 167 ग्रेन का है। यह चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का है। तांबे का सिक्का जो दाम था यह 380 ग्रेन का था। ठीक, एक अशरफ में 64, एक जो स्वर्ण सिक्का था इसका अशरफ, इसमें 64 दाम होते थे और 9 रुपया होता था। 64 दाम या 9 रुपया बराबर एक अशरफ था। ठीक, तो ये शेरशाह के सिक्कों को ध्यान रखिएगा। शेरशाह का आकस्मिक आपदा कर 2.5% वसूल, शेरशाह आकस्मिक आपदा कर 2.5% वसूलता था। तो हम सभी जानते हैं कि शेरशाह ने जारिबाना, मोहसिलाना आदि कर भी वसूला था। वह भू राजस्व का 1/3 भाग उसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। माशाहत जिसे अलाउद्दीन ने शुरू किया था। तो ज़मीन की पैमाइश प्रत्येक वर्ष करवाता था और ज़मीन को 3 भाग में बांटा गया था, अच्छी किस्म की, मध्यम किस्म की और ख़राब किस्म की। तो इन जो अच्छी किस्म की भूमि थी, 86 किस्म की भूमि का 1/3 भाग कर के रूप में उस पर अगर पैदावार होती है तो उस पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में सरकार लेती थी। मध्यम पर भी 1/3 और आपको जो खराब किस्म थी उस पर भी, या यूँ कहें कि अगर एक किसान के पास मध्यम, खराब, अच्छी तीनों प्रकार की भूमि है तो तीनों की जितनी भूमि है उसको जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और उसका 1/3 बात वही होगी। ठीक, तो इस प्रकार वह कर वसूली करता था। लेकिन मुल्तान, मालवा और राजपूताना में यह जब्ती प्रणाली लागू नहीं थी, वहाँ बटाई प्रणाली ही लागू थी। मुल्तान में वह 1/4 भाग कर वसूलता था। जो भूमि सर्वेक्षण किया जाता था, भूमि की पैमाइश की जाती थी, उसके लिए वह 2.5% कर लेता था और कर वसूली के लिए वह 5% कर लेता था और आपदा शुल्क के रूप में 2.5% लिया जाता था कि अगर मान लीजिए अकाल वगैरह पड़े तो यह वसूल के यह भंडारण में रखा जाता था। कर वह दोनों तरह से किसान दे सकता है, नकद में भी दे सकता है और अनाज के रूप में भी दे सकता है, लेकिन राज्य जो है नगद में लेना ज़्यादा अच्छा समझता था। शेरशाह के समय किसानों को पट्टा दिया जाता था और किसान उसे कबूलियात नामक एक दस्तावेज के माध्यम से स्वीकार करते थे। पट्टा में क्या होता था? किसान का नाम होता था, उसके कितने भूमि है, उसकी कितना कर है, इन सब का उल्लेख होता था। वह राज्य द्वारा किसान को दिया जाता था और किसान उसे स्वीकार करता था काबुलियात नामक पत्र के माध्यम से। ठीक, तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। किसके मकबरे को एक वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है? किसके मकबरे को एक वफादार बीवी का, संदेश जी नमस्कार, एक वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश कहा जाता है? यहाँ बीवी का पेशकश है और ताजमहल में क्या है? एक शौहर का या एक आशिक का अपनी बीवी का के लिए वो पेशकश है। तो यहाँ इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी माना जाता है। तो यह मकबरा आपका, इतने से आप समझ गए होंगे कि किस मकबरे की बात की जा रही है। हुमायूं की बीवी ने इस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में बनवाया था। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा जो है आपका, पहले आगरा में बाबर को दफना दिया गया, लेकिन पुनः यूसुफजाई जो इनकी पत्नी थी, बीवी थी, इनकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में फिर दफनाया गया। ठीक, शेरशाह का मकबरा आप जानते ही हैं कहाँ है? अकबर का
सिकंदरा, इनका सासाराम। ठीक। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माता कौन था? किला एक कुहना मस्जिद का निर्माता, दिल्ली में यह मस्जिद है किला एक कुहना, तो इसका निर्माता कौन है? किला एक कुहना मस्जिद का निर्माता दरअसल बाबर ने जो निर्माण कार्य करवाया था, बाबर को, भारत को वो अपने तुझके बाबरी में कहता है कि भारत में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ हर काम के लिए अच्छे जो है शिल्पकार शिल्पी मिल जाते हैं। ठीक। यहाँ ये जो किला एक कुहना है, किला एक कुहना जो मस्जिद है, इसका निर्माण शेर शाह ने, शेर शाह के पहले हुमायूं ने दिल्ली में कुछ निर्माण कार्य करवाया था। दिन पनाह नाम से एक नगर का निर्माण करवाया था। इसमें उसने शेर मंडल नामक पुस्तकालय भी बनवाया था। इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का निधन हो गया और इसी समय स्टैनले पूल ने कहा कि जिस तरह हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए चला था, उसी प्रकार लड़खड़ाते हुए उसके जीवन का अंत भी हो गया। इसी दिन पनाह को तोड़कर शेर शाह ने शेर खां या शेरशाही दिल्ली, छठवीं दिल्ली इसे बोला जाता है, छठवीं दिल्ली का निर्माण कराया और इसी में इसने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने कनौज नगर को नष्ट करके शेरसूर नाम से एक नगर बनवाया। शेरशाह का अपना खुद का मकबरा उसका सासाराम में है और यह एक झील के अंदर एक चबूतरे पे है, अष्टकोणीय है। ठीक। इसके विषय में कहा जाता है कि बाहर से हिंदू, अंदर से मुस्लिम दिखता है। अकबर के राज्याभिषेक का विरोध किसने किया था? अकबर के राज्याभिषेक का विरोध दरअसल हुमायूं का जब निधन हो गया शेर मंडल से गिर के, तब हुमायूं, मुल्ला बेक्शी एक हुमायूं के दरबार में था, वह बिल्कुल हुमायूं जैसा ही दिखता था। तो जनता को यह न सूचना मिले कि हुमायूं का निधन हो गया, तो इससे क्या होता कि अकबर की ताजपोशी में समस्या उत्पन्न होती, कई दावेदार उत्पन्न होते। अकबर उस समय वहाँ थे नहीं, वो गुरदासपुर में थे, तो इसलिए इस बात को छुपा लिया गया और मुल्ला बेकशी को जनता के सामने हुमायूं बना के पेश किया गया। यह बात 17 दिन तक छुपाए रखी गई। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक कराया गया। तो अकबर का राज्याभिषेक जब हुआ तो उस राज्याभिषेक का विरोध जो किया वो कौन था? आंसर बताएं। अकबर के राज्याभिषेक का विरोध अब्दुल माली ने किया था। हालांकि यह हुमायूं का एक बहुत ही वफादार सरदार था और हुमायूं से फरजंद यानी पुत्र, फरजंद यानी पुत्र कहकर बुलाता था, लेकिन फिर भी उसने इसका विरोध किया था। बाद में बैरम खान ने इसे कैद करा लिया था। अकबर सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? अकबर सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? तो 1542 में अकबर का जन्म होता है और जन्म जो है जब होता है तो उसके बाद उसी समय हुमायूं का निर्वासित जीवन था। 15 अक्टूबर 1542। तो उस समय हुमायूं का निर्वासित जीवन था और इस निर्वासित जीवन में हुमायूं कंधार पर विजय करना चाहता था, ईरान जाना चाहता था। अस्करी को पुत्र का जन्म के पश्चात कुछ था नहीं हुमायूं के पास उस समय, तो उसने कस्तूरी बांटकर लोगों को, वहाँ जो उसके सरदार थे, जो साथी थे, उनके बीच कस्तूरी बांटकर उस खुशी मनाया था। उसके बाद अस्करी जो उसका भाई था, कामरान का
सहोदर भाई था और इसका सौतेला भाई था, तो उसको सौंप कर यह चला गया। और अस्करी की जो पत्नी है सुल्तान बेगम, वह और बाबर की जो बहन है खानजादा बेगम, वो दोनों मिलकर इसका लालन पालन करती हैं। और जीजी अनगा अतका खां की जो बीबी हैं वो अकबर को दूध पिलाई। ठीक, तो पहला 1551 में अकबर को पहली बार सूबेदार बनाया गया और ये गजनी का सूबेदार बना, गजनी का सूबेदार बना, फिर आपका लाहौर का सूबेदार बना। तो यह जो है सी आंसर इसका आगे चलें। सी आंसर बिल्कुल सही चंद्रेश जी। आगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन 1852 में हुआ था और इसका गठन जब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था कलकत्ता में, तो वहीं उसी ने विभिन्न प्रेसिडेंसियों के गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर अपने प्रेसिडेंसी में भी एक राजनीतिक संगठन गठित करने के आग्रह किया गया था। तो इसी सिलसिले में इसका गठन हुआ था और इसके गठन संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक हैं गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। और इसके जो अध्यक्ष हैं शिवाई मुदालियर और सचिव हैं बी रामानुजाचार्य। ठीक, तो गजलू नरसू चेट्टी, लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। पूना सार्वजनिक सभा के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1870। यह जो कथन है 1867 स्थापना हुई थी, यह कथन गलत है क्योंकि 1870 में इसका गठन हो रहा है, 1867 में इसी से मिलता जुलता एक संगठन है। और हालांकि दोनों के कॉमन नेता हैं, इसके जो नेता हैं वो उसके भी हैं। तो 1867 में जो प्रार्थना समाज का जो गठन हुआ था, रानाडे उसमें भी हैं, रानाडे इसमें भी, आगरकर उसमें भी हैं, इसमें भी हैं। दूसरा कथन है इसके सदस्य, अब असत्य को पहचानना है तो पहला ही असत्य हो गया, लेकिन फिर इन 3 कथनों को भी ध्यान रखें, ये आपके लिए अलग एक प्रश्न है। इसके सदस्य बनने के लिए आवश्यक था कि 50 वयस्क लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिनिधि पत्र होना चाहिए। यह सीधे सीधे किसी को मेंबर नहीं बनाते थे। यहाँ मेंबर बनने के लिए आवश्यक था कि आपके क्षेत्र के 50 लोग आप में विश्वास व्यक्त करें, उनके हस्ताक्षर 50 लोगों का समर्थन युक्त हस्ताक्षर हो, तब आपको सदस्य बनाया जाएगा। तो यहाँ सदस्यता जो दी जाती थी वह एक भिन्न किस्म की थी पूना सार्वजनिक सभा की, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस सभा के मस्तिष्क महादेव गोविंद रानाडे हैं, जबकि प्राण गणेश वासुदेव जोशी हैं। तो मस्तिष्क महादेव गोविंद रानाडे हैं, प्राण या आत्मा इसके गणेश वासुदेव जोशी हैं। इस गणेश वासुदेव जोशी को सार्वजनिक काका भी बोला जाता था और ये घर के बुने हुए कपड़े पहनते थे, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। रानाडे हालांकि न्यायाधीश थे, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से सभा का समर्थन करते थे। प्रार्थना समाज के भी सक्रिय मेंबर थे। तो रानाडे का पहले पूना में नियुक्ति थी, लेकिन देखा गया कि यहाँ पूना में रह के इस सभा का बहुत अधिक समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनका ट्रांसफर नासिक कर दिया गया। नासिक भी ब्राह्मणों का गढ़ था, वहाँ भी वो अपने कार्य वैसे ही करते रहे, तब उनका ट्रांसफर धूलिया कर दिया गया। बाद में उनका प्रमोशन नहीं होने दिया गया था।
तो इस सभा के मस्तिष्क हैं। इस सभा ने मांग की थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल के 16 प्रतिनिधि हों। यह जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई जो उपनिवेश हैं ब्रिटेन के, उसी तरह से यह भारत में भी मांग करे कि वहाँ के लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि के रूप में हैं, वैसे भारत के भी 16 मेंबर ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि के रूप में हो, जो भारतीय लोगों के मन की बातों, इनके आवश्यकताओं की चीज़ों को ब्रिटिश संसद में बता सकें। ठीक। इस सभा का कार्य क्या था? सभा का जो घोषित उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि सरकार और लोगों के बीच ये मध्यस्थ का कार्य करेगी, सरकार के वास्तविक उद्देश्य को बताएगी और जनता को अपने अधिकार कैसे प्राप्त करने हैं उस विषय में उसे बताएगी। यह जो प्रचार कार्य विभिन्न नुक्कड़ नाटक आदि करती थी और साथ में कीर्तन मंडलियां भी रहती थी जो देशभक्ति के गीत आदि गा के लोगों को इकट्ठा करती थी। किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार से जीता है और तलवार से ही उसे अपने कब्जे में रखेंगे? किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार से जीता है और उसे तलवार से ही अपने कब्जे में रखेंगे? 16 नंबर का आंसर। किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार से जीता है और तलवार से ही उसे अपने कब्जे में भी रखेंगे? इस कथन को कहने वाले कोई आंसर आएगा? कोई आंसर आए? इस कथन को कहने वाले जॉयसन हिक्स हैं। रदर मेयर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उसने कहा था कि भारत पर जो हमारा अधिकार है इसको हम त्याग देंगे तो पहले हम आर्थिक रूप से नष्ट हो जाएंगे, ब्रिटेन पहले आर्थिक रूप से नष्ट हो जाएगा, फिर राजनीतिक रूप से नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार की बात मैकडोनाल्ड भी करते हैं, लेकिन यह कथन तलवार से जीते हैं और तलवार से ही कब्जे रखेंगे जॉयसन हिक्स का है। 1877 के दिल्ली दरबार में सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसके प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? किसके प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे? अठारह नंबर 17 1877 दिल्ली दरबार, 1 जनवरी 1877 को जो दिल्ली दरबार हुआ था लिटन के समय में, तो उस समय किसके प्रतिनिधि के रूप में उस दरबार में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल हुए थे? किसके प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं? तो ये आंसर चंद्रेश जी, अच्छा ए 17 इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन जरूर है, लेकिन इसके रूप में क्योंकि उसमें राजनीतिक संगठनों को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसमें जो हिंदू पैट्रियट के पत्रकार की हैसियत से सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल हुए थे और इसी में दिसंबर 1876 में नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन भी किया गया था और पहली बार यह अखिल भारतीय स्तर का कोई संगठन था। ठीक, इसमें पूना सार्वजनिक सभा ने भी, इस दिल्ली दरबार में पूना सार्वजनिक सभा ने भी भाग लिया था और इस दिल्ली दरबार में जितने भी महाराजा आए थे उन सभी महाराजाओं को पूना सार्वजनिक सभा ने कहा था कि आप भारतीय भविष्य के संसद हैं। उन्हें वो भारतीय संसद बताया था कि आप लोग विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राजवाड़ों से आए हैं, तो आप भारतीय संसद के रूप में कार्य करें और भारतीय जनता का नेतृत्व करें। ठीक, तो यह बात पूना सार्वजनिक सभा ने कही थी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, फिर बम्बई में हुआ, उसमें पूना सार्वजनिक सभा के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। कौन भारतीय सबसे पहले ब्रिटिश संसद
के सदस्य के रूप में चुना गया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य के रूप में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है? ब्रिटिश सदस्य के मेंबर के रूप में, यानी ब्रिटिश सांसद पहला कौन चुना गया था, वहाँ निर्वाचित हुआ था? 18 का आंसर 18 का जो आंसर है वो आप दे दें। 18 बी, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर। दादा भाई नौरोजी 1892 में किंसवरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के टिकट से, लिबरल पार्टी की ओर से चुने गए थे। और सबसे पहले चुनाव किसने लड़ा था? तो सबसे पहले चुनाव लड़ने वाले लाल मोहन घोष हैं। 1885 में जो चुनाव हुआ था उसमें डैमपोर्ट निर्वाचन क्षेत्र से ये इसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, लेकिन पराजित हो गए थे, नहीं जीत पाए थे। तो पहले उम्मीदवार बनने वाले कौन हैं? तो लाल मोहन घोष हैं 85। और इसी 85 वाले चुनाव में भारतीयों ने बड़ा प्रयास किया था। वहाँ प्रचारकारी डिग्बी ने एक पत्र भी लिखा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से ये कहा था कि आप लोग अगर हमारे चुनावी खर्च, भारत अगर हमारे चुनावी खर्च को देने को तैयार हो जाए तो हम भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश संसद में कार्य करने को तैयार हैं। तो यहाँ से इस चुनाव में प्रचारक भी भेजे गए, चंद्रवारकर भेजे गए बम्बई से, आपका यहाँ से मनमोहन घोष बंगाल प्रेसिडेंसी से भेजे गए। तो 1885 के, हालांकि उसमें बहुत सफलता नहीं मिल पाई थी। ठीक, आगे चलें। किसे सार्वजनिक काका कहा जाता था? तो सार्वजनिक काका जिसे कहा जाता था आपने देखा ही, गणेश वासुदेव। पीछे एक प्रश्न था उसमें बात हुई थी, गणेश वासुदेव जोशी को सार्वजनिक काका कहा जा रहा है, और पूना सार्वजनिक सभा के ये हृदय हैं। आपके ज्योतिबा फुले को महात्मा कहा जाता था। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक ने इन्होंने 1872 में लिखी थी। तो एक तरह से जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके प्रति ये आंदोलन चला रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये संगठन है, स्थापना वर्ष है। लंदन इंडियन कमेटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। तो इनके स्थापना वर्ष, ये संगठन ब्रिटेन में गठित हुए थे भारतीयों द्वारा, और ब्रिटिश लोगों के सहयोग से ये संगठन गठित किए गए थे। तो इनको आप लंदन इंडियन कमेटी जो गठित हुई थी 1862, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ब्रिटिश इंडिया कमेटी 1883। ठीक, ये जो कमेटियां गठित की गई हैं, ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और लंदन इंडिया सोसाइटी, इन दोनों के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। इनकी स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने इसकी की थी यहाँ 1866 में। इसमें अंतर यह था कि इसमें सिर्फ भारतीय लोग शामिल हो सकते थे, भारतीय मेंबर हो सकते थे, और इसमें
भारतीय हो सकते थे, यूरोपियन हो सकते थे, सरकारी हो सकते थे, गैर सरकारी हो सकते थे, यानी इसमें मेंबरशिप संबंधी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जब तक दादा भाई नौरोजी हैं तब तक तो यह भारतीय हित में कार्य करता रहा, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी भारत आ गए तब यह संगठन भारतीय हितों के विरोध में कार्य करने लगा और इलवर्ट बिल का इसने विरोध किया था। यह संगठन इलवर्ट बिल का विरोध किया है और इलवर्ट बिल का समर्थन भारतीय कर रहे हैं, भारतीयों के पक्ष में वो बिल बना है, लेकिन इसने इलवर्ट बिल का विरोध किया था। इस जो ये लंदन इंडिया ब्रिटिश इंडिया कमेटी है, ये ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन यूरोपियनों द्वारा लंदन में किया गया था और यह जो इलवर्ट बिल है उसके समर्थन करने के लिए इसका गठन किया गया था, क्योंकि यूरोपियनों ने एक संगठन गठित किया था इलवर्ट बिल का विरोध करते हुए। उस संगठन का नाम था यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन यूरोपियनों ने किया था इलवर्ट बिल का विरोध करने के लिए, और ब्रिटेन में कुछ यूरोपियनों ने इस बिल का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। बाद में इसका नाम यह सिर्फ इलवर्ट बिल के समर्थन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका उद्देश्य थोड़ा सा और व्यापक हो गया, तो इसे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नाम दे दिया गया। तो इसे 1884 में ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बन गया। ठीक, एसोसिएशन बन गया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बन गया। अब ये लंदन इंडिया सोसाइटी, ऐसे ही इंडिया सोसाइटी का गठन 1872 में किया गया। और राजा रामपाल सिंह जब 1883 में वहाँ गए थे तो वहाँ एक नेटिव रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का गठन किया गया 10 लोगों का, और वह ब्रिटिश संसदों से मिलकर भारत के संदर्भ में बात की थी। और यहीं पर उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र हिंदी और उर्दू में प्रकाशित कराया था राजा रामपाल सिंह ने। ठीक, तो ये ब्रिटेन में कुछ अच्छा, जब ये इलवर्ट बिल की जो बात हो रही थी, इलवर्ट बिल के विरोध में जो यूरोपियनों ने जिस संगठन को गठित किया था उसका नाम था यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन, और इसी के विरोध में, मतलब इसके समानांतर भारतीयों द्वारा एक संगठन यूनाइटेड इंडिया कमेटी का गठन किया गया था। यूनाइटेड इंडिया कमेटी का गठन भारतीयों में भारत में किया गया था, और इसका तो गठन ब्रिटेन में किया गया है। ठीक, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। ये कुछ संगठन है और उनके अध्यक्ष हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। इनके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बॉम्बे एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेद जी भाई, इसके सम्मानित अध्यक्ष हैं। संस्थापक वही हैं इसके और सम्मानित अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जगन्नाथ सेठ है। जमशेद जी भाई उसके सम्मानित सदस्य अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन में आपने देखा है इसकी स्थापना नरसू चेट्टी ने की थी, लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने, और इसके जो अध्यक्ष हैं शिवाई मुदालियर हैं। इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा गठित है, आनंद मोहन बोस उसके सेक्रेटरी हैं, लेकिन सूर्यनाथ बनर्जी कोई पद नहीं लिए और इसके अध्यक्ष जो है चुने गए मनमोहन घोष। ठीक, मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष हैं पी रंगैया नायडू। मद्रास महाजन सभा में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बाद में भी वो लोग काम किए, जैसे जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू पत्र के संपादक हैं। एस सुब्रमण्यम अय्यर न्यायाधीश बने, बाद में उनका रोल आप होम रूल आंदोलन के संदर्भ में देखेंगे। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में उपाधि त्यागी थी, तो होम रूल आंदोलन के समय इन्होंने ही पहली बार उपाधि त्यागा था। वो आपके मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे। ठीक, आगे चलें।
पत्रकारिता के संदर्भ में सबसे पहले किसे सजा हुई थी, किसे जेल की सजा हुई थी पत्रकारिता के संदर्भ में सबसे पहले? तो सबसे पहले पत्रकारिता के संदर्भ में जिसे सजा हुई उनका नाम आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक। 1882 केसरी में इन्होंने एक लेख लिखा था कोल्हापुर महाराजा के विरोध में, इसीलिए इन्हें सजा हुई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी 1883 में सजा हुई। इन्हें 1882 में सजा हुई और पत्रकारिता के संदर्भ में ही इनको भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी सजा हुई। और इन्हें सजा हुई कि इन्होंने, जो न्यायाधीश मारिस थे, उन्होंने दो भाइयों का एक मूर्ति का, शालिग्राम की मूर्ति का विवाद था, तो उसमें न्यायाधीश ने कहा ठीक है मूर्ति मेरे सामने लाओ। उसने देख के घोषित कर दिया कि 100 साल से पुरानी नहीं होगी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था कि मारिस ने यह बता दिया है कि वह न्यायाधीश बनने का योग्य नहीं है। देखकर कोई न्यायाधीश कैसे बता देगा कि मूर्ति कितने साल की है? कोई पुरातत्वविद है कि तो इसलिए इन्हें सजा हुई थी और इन्हें 82 में सजा हुई थी। ठीक, बाद में फिर इन लोगों को सजाएं होती हैं। ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? इसका आंसर 23 का ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? ह्यूम डफरिन से मिले थे। ह्यूम डफरिन से मिले थे और डफरिन से मिलकर उन्होंने अपनी योजना बताई थी। और माना जाता है कि वो सामाजिक सुधार के संदर्भ में एक संगठन गठित करना चाहते थे, लेकिन संभवतः डफरिन ने कहा था कि राजनीतिक संगठन गठित करो जब कर ही रहे हो तो उस समय उन्होंने यह कहा था कि हम इसका बम्बई पूना में इसका अधिवेशन करेंगे। और उस समय जो बम्बई के गवर्नर हैं लार्डरी, मैं चाहता हूं कि वो इसकी अध्यक्षता करें। लार्डरी इसकी अध्यक्षता करें। तो लार्डरी को उन्होंने, ये उस समय बम्बई के गवर्नर थे, तो डफरिन से उन्होंने इन्हें कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये अध्यक्षता करें। तो डफरिन ने उन्हें मना कर दिया था कि ऐसा है कि वह एक किसी सरकारी और किसी प्रांत के प्रमुख की अध्यक्षता एक राजनीतिक संगठन का करना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ आप सरकार की आलोचनाएं भी करेंगे और वह सरकार के प्रमुख के रूप में कैसे उनको सुनेंगे। बाद में डफरिन ने लार्डरी को भी पत्र लिखा और कहा कि एक सनकी व्यक्ति हमें मिला था जो अपने को ह्यूम बता रहे थे, उनके पिता का ब्रिटेन में राजनीतिक जीवन बड़ा अच्छा था, तो उन्हीं के पुत्र थे ह्यूम। हमें कुछ सनकी लग रहे थे और वो कह रहे थे कि हम एक संगठन, राजनीतिक संगठन गठित करेंगे। और वो पहले इसका अधिवेशन पूना में होना था, फिर वहाँ प्लेग फैल गया तो ये आपका बम्बई में हुआ। तो वो कह रहे थे कि हम आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ज़रा उनसे सावधान रहिएगा। तो डफरिन ने लार्डरी को सावधान किया था और डफरिन ने बताया था कि हमने मना कर दिया है कि आप अध्यक्षता नहीं करेंगे, फिर भी उनसे सावधान रहिएगा। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो लार्डरी को बनाना चाहते थे। प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 की अध्यक्षता किसने की? प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन 76 में किया। उसके बाद उसी समय उनका इस इंडियन एसोसिएशन का नाम भी इंडियन एसोसिएशन इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय भी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के दिमाग में अखिल भारतीय स्तर के एक संगठन निर्माण की बात चल रही थी। तो इसी सिलसिले में उन्होंने इंडियन कॉन्फ्रेंस 1883 में बुलाया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? दिसंबर 1883 में यह अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता राम
रामतनु लाहिड़ी ने की थी। रामतनु लाहिड़ी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की गई थी। किसने कहा? पच्चीस बी वेडरवन। वेडरवन ये ह्यूम के जीवनी लेखक हैं। ह्यूम के जीवनी लेखक हैं, कांग्रेस में खुद भी हैं, 2 बार अध्यक्ष भी बने हैं कांग्रेस के। तो ह्यूम जीवनी लेखक हैं और वो उसमें बताते हैं कि ह्यूम का इरादा क्या था, क्यों कांग्रेस का गठन करना चाहते थे। क्योंकि भारत में जो अशांति व्याप्त है, एक विद्रोह होने की जो दिख रहा है, डफरिन ह्यूम ने बताया था कि हमें अनेक प्रकार के दस्तावेज मिले हैं और वो उन संतों द्वारा मिले हैं जो हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं। तो इस तरह की बातें वो किए थे, यानी भारत में जो जनता है वो विद्रोह करने वाली है, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, जिससे कि भारतीय जनता का जो गुस्सा है वो एक संगठन के माध्यम से निकले। तो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में वो बाहर आए, वो जो गुस्सा है उनका। और डफरिन भी संभवतः इसी कारण इसका समर्थन भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। ठीक, धन्यवाद।